Good morning. Welcome to 11th class lecture. This is Rashid Chaudhary. As you know that we are learning set theory and it is part 4. If you have not seen the lectures before this, then watch them first, whose links are given in description box. Okay, let's start. In this lecture, first of all, we have to discuss about Venn diagram. You know, Venn diagram is very useful for competitive exams. So we have to discuss Venn diagram. In 18th century, Swiss mathematician Euler used the circle to represent the sets. It means 18th century में स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल का यूज किया और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इस मेथड को डेवलप किया और बाद में इन्हीं डायग्राम्स को वेन डायग्राम या फिर वेन ग्राफ बोला गया। हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सबसेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, इसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। इसके कई टाइप हो सकते हैं, जैसे कि हमने अलग अलग शो किया है। इन सब का अलग अलग मीन्स होता है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इसके लिए नाम देना चाहें या फिर ये बताएं कि ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि यूनिवर्सल सेट में सेट ए को शेड कर दिया है। इट मीन्स केवल हमें इस रीजन का ही नेम देना है। जब हम इस रीजन का नेम देंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ सेट ए का जो पोर्शन है इसी की नेमिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेट ए यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, इसलिए ये ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो अगर कहीं पर भी हमें इधर से अगर हमसे बोला जाए ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम बनाइए, तो आप इस तरह से बनाएंगे। इसके बनाने की थीम यही होती है, जैसे ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इट मीन्स ए यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। एंड अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए ये यूनिवर्सल सेट है एंड ये हमारे पास
सेट ए है एंड सेट ए के अंदर सेट बी है, तो यहां पर वेन डायग्राम को देखने से लगता है कि सेट बी ए का प्रॉपर सबसेट है। मैंने प्रॉपर सबसेट क्यों बोला? अगर ये हमारे पास कोई सेट ए है एंड कोई दूसरा सेट इसी रीजन को कवर कर लेता है, इट मीन्स सेट ए एंड सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे में ना हो। इट मीन्स दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। तो जब सेम एलिमेंट्स होते हैं तो वो सबसेट होते हैं, जबकि अगर किसी सेट में कोई एक भी डिफरेंट एलिमेंट है तो दूसरा वाला सेट होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा। किसका? जिसमें एक या एक से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट होगा। अब रीजन से हमें पता लगा कि सेट बी ए के अंदर है, तो इट मीन्स सेट बी ए का प्रॉपर सबसेट है। तो अगर हमें बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे। अब आप यहां पर देखिए, इसमें ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सेट ए एंड सेट बी में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। इट मीन्स इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। वैसे जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो उन सेट को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये किसका वेन डायग्राम है। इसमें क्योंकि दोनों सेट्स शेड हुए हैं इसलिए दोनों का रीजन लेना होगा। इट मीन्स ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। आपको पता होगा या आपको समझना चाहिए, ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं और जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको वन टाइम लेते हैं। अगर सपोज अगर कोई वेन डायग्राम इस तरह से शो हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। अब आप देखिए, इसमें दोनों सेट अलग अलग थे, कोई भी रीजन कॉमन नहीं था। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, बट दोनों सेट शेड हुए थे। तो ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हुआ। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये किसका वेन डायग्राम है पता लगे, तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर हम सिर्फ इसको शेड कर देते हैं
तो देखिए हमने ये वाला रीजन शेड कर दिया है। अब आप देख रहे होंगे ये जो हमारे पास कॉमन पार्ट है, ये यहां पर कोई कॉमन पार्ट नहीं था, इसका मतलब ये दोनों साइड डिसजॉइंट तो है नहीं। बट ये किसका वेन डायग्राम है? लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कॉमन पार्ट है वो वन टाइम है। इट मीन्स ये भी ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम दो टाइप से हो सकता है, या तो वहां पर कोई रीजन कॉमन रहेगा और फिर दोनों साइड टोटली शेड रहेंगे, या फिर दोनों साइड अलग अलग रहेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट पर कई तरह के ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस, इस तरह से। बट सबसे पहले हमें डिस्कस करना है यूनियन ऑफ सेट्स। अगर कोई आपसे पूछे यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप बताएंगे इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then their union is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. It means जब किन्हीं दो सेट का यूनियन लेते हैं तो उन दोनों सेट का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एंड दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 2 3 and 4, and we want to find out the union of both sets, that is A union B, then we will take all elements of both sets like 1, but you are seeing that element 2 and 3 are repeating in both sets, so we will take ones. If we have repeated elements, then we have to take 2 one time. इसका मतलब ये है कि जब एलिमेंट्स दोनों सेट में रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको सिर्फ वन टाइम लेंगे। जैसे 2 यहां पर भी है एंड 2 यहां पर भी है, तो हमने यहां पर वन टाइम ले लिया। ऐसे यहां पर ये 3 है और ये 3 है, तो यहां पर हम 3 ले लेंगे वन टाइम। इसके बाद हम यहां पर 4 ले लेंगे। तो इस तरह से हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है। नाउ वी टॉक अबाउट symbolic representation of union of sets. It is represented by A union B. It means it is a set consisting of all elements of A and B.
मतलब ए यूनियन बी एक सेट ही होता है जो कंसिस्ट करता है सेट ए एंड सेट बी के सभी एलिमेंट्स। इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, मतलब जो इसके एलिमेंट होते हैं या तो वो ए में से होते हैं और या फिर बी में से होते हैं। इट मीन्स जैसे अभी हमने ए यूनियन बी यहां पर फाइंड किया है, इसमें सेट ए एंड सेट बी के सभी एलिमेंट्स आ गए थे। इट मीन्स जब कभी भी हमें ए यूनियन बी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, जहां पर एक्स ए को बिलोंग करेगा, ये और का साइन होता है इस तरह से, एंड या फिर एक्स बी को बिलोंग करेगा। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। कई बार हमें कुछ थ्योरम्स को प्रूव करना होगा तो कुछ चीज़ों को हमें माइंड में रखना चाहिए। जैसे अगर कहीं पर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आएगा तो इसका मीन्स होता है कि या तो x ए को बिलोंग करता है या फिर x बी को बिलोंग करता है। जब x ए को बिलोंग करेगा और x बी को बिलोंग करेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो दोनों तरफ से ये अप्लाई होता है। जब कभी भी x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं, और जब कभी भी x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी रहेगा तब हम ये लिख सकते हैं। एंड अगर कहीं पर इस तरह से आता है x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो ये और का सिंबल था, यहां पर ये एंड का सिंबल आ गया, ये एंड का सिंबल होता है। अब जैसे यहां पर ये हमारे पास थ्योरम है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, तो जब ए यूनियन बी हम फाइंड कर लेते हैं, वो ए यूनियन बी का सबसेट रहेगा, तो ये ट्रू है। जैसे हमने यहां पर ए यूनियन बी फाइंड किया है, जब हम ए यूनियन बी एंड ए को देखेंगे तो ए के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हैं, तो इट मीन्स हम ए को ए यूनियन बी का सबसेट बोल सकते हैं। एंड इसी तरह से अगर बी और ए यूनियन बी को देखेंगे तो यहां पर बी ए यूनियन बी का सबसेट है, क्योंकि सेट बी के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हैं। तो इन दोनों सेट का ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट बन गया। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट। यूनियन की क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें हम देखने वाले हैं। ये आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है, मतलब किसी सेट ए के लिए जब हम किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन फाइंड करें तो वही सेट आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। यूनियन ऑफ सेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मीन्स अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करें या फिर बी यूनियन ए फाइंड करें, मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, ये सेम रहेगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एंड ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मीन्स अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, किन्हीं 2 का यूनियन फाइंड करके हमने तीसरे का यूनियन फाइंड किया, या फिर दूसरे सेट्स का यूनियन फाइंड करके
ए के साथ यूनियन फाइंड किया तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी सेट का यूनियन दूसरे किसी भी सेट के साथ ले लीजिए, आंसर सेम रहेगा। लॉ ऑफ आइडेंटिटी फॉर एनी सेट A union phi will be equal A. It means अगर हम किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन फाइंड करते हैं, अब क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं आता है तो इन दोनों के यूनियन में सेट A आएगा। कई बार क्या होता है, इन रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ये फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे A यूनियन फाई विल बी A एंड A यूनियन A विल बी A। जब हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे तो इनका यूज करेंगे, आप इनको याद रखिए, इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। फॉर एनी सेट A यूनियन U विल बी इक्वल यूनिवर्सल सेट। आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम दो टाइप से हो सकता है, या तो उसमें कोई रीजन कॉमन रहेगा या फिर उसमें कुछ भी रीजन कॉमन नहीं होगा। लेकिन ए यूनियन बी के वेन डायग्राम में जो भी पोर्शन हमें लेना होता है उसको शेड करते हैं। जैसे हम इसको शेड कर सकते हैं, तो ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। अब जैसे इसमें कोई भी रीजन कॉमन नहीं है तो इट मीन्स इन दोनों को हम शेड करके छोड़ देंगे इस तरह से। तो ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हुआ। इसके बाद हम सीखेंगे intersection of sets. The set of common elements of two sets A and B is called the intersection of sets A and B. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं 1 2 3 एंड दूसरा सेट हमारे पास है सेट B 2 3 एंड 4 और हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो यहां पर जैसे 2 3 कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी में 2,3 एलिमेंट आएंगे। ए यूनियन बी में हम दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स ले रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी में दोनों सेट के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। अगर बात करें इसके वेन डायग्राम की, तो जैसे हमारे पास कोई दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। तो जब कभी भी दो इस तरह से सेट हैं कि उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है तो उनका रीजन भी कॉमन हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में इस कॉमन एरिया को हम शेड कर देते हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम होता है। और अगर कहीं पर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आता है तो हम बोलते हैं कि दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जैसे यूनियन में यहां पर और आ रहा था, इंटरसेक्शन में यहां पर एंड आएगा, ये एंड का सिंबल होता है।
अब अगर हमें थ्योरम में प्रूव करना है या फिर हमें दिया गया होता है कहीं पर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मीन्स होता है, ये एंड का सिंबल है, कि x सेट a में भी है एंड x सेट b में भी है। x कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है। और अगर कहीं पर इस तरह से होता है तो हम ये लिख सकते हैं, जब कभी भी एक ही एलिमेंट दो सेट को रिप्रेजेंट करेगा तो वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को भी रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कह सकते हैं कि वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा। अब यही हमने समझाया है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो जब कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब ये होता है या तो वो सेट ए में नहीं है या फिर सेट बी में नहीं है। ये और का सिंबल यहां पर आ गया। अब इसी तरह से जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो सेट ए का भी सबसेट होता है एंड वो सेट बी का भी सबसेट होता है। इन रिजल्ट्स को भी आप डायरेक्टली याद रखिए, ये भी आगे यूज हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं। ये वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये भी दो टाइप का होता है। यहां पर ये वाला पोर्शन कॉमन है तो ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं सेट बी के अंदर सेट ए है। यहां पर ये वाला एरिया अगर शेड हुआ है तो आप देख सकते हैं सेट ए एंड सेट बी में जो कॉमन एरिया वो ये है। तो इस तरह से इसकी भी टू सिचुएशन है, या तो ये इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरह से हो सकता है। एक बात यहां पर कॉमन है, रीजन दोनों में कॉमन रहेगा, जबकि ए यूनियन बी में ऐसा नहीं था। ए इंटरसेक्शन बी में रीजन कॉमन होना ही चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो इन दोनों के वेन डायग्राम भी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद देखिए डिसजॉइंट सेट्स। हमने अभी आपको बताया था डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। अगर कोई दो सेट ऐसे हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, दूसरा सेट है 4 5 एंड 6, तो आप यहां पर देख सकते हैं जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। इट मीन्स ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसकी डेफिनेशन, टू और मोर देन टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स if their intersection is an empty set। तो ये हमने ये चीज यहां पर शो की है। वेन डायग्राम में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये दोनों सेट हैं तो इसमें कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। कुछ भी रीजन कॉमन ना होने का मीन्स होता है कि यहां पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कोई भी एलिमेंट दो सेट में कॉमन नहीं होता है तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। राइट, ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
ये भी आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। इसका मीन्स होता है कि अगर हम किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वही सेट आएगा। ऐसे हमने यूनियन में देखा था ए यूनियन ए विल बी ए, तो यूनियन भी आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है और ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन में ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें देखिए ऑर्डर चेंज हो गया है लेकिन दोनों नो चेंज रहेंगे, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर हम किन्हीं भी दो सेट का पहले इंटरसेक्शन फाइंड करें, फिर तीसरे के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें और बाद में उनका ऑर्डर चेंज कर दें, पहले किन्हीं दो का इंटरसेक्शन फाइंड करें और फिर तीसरे के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो दोनों की वैल्यू नो चेंज रहेगी, सेम रहेगी। इसमें भी आप देखिए, जब हमने ए यूनियन फाई देखा था तो वहां पर ए के इक्वल आया था, क्योंकि ए और एम्प्टी सेट के सभी एलिमेंट आएंगे तो सेट ए के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन फाइव की बात करें तो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो जब कभी भी ए इंटरसेक्शन फाइव मिलेगा तो वहां पर वो एम्प्टी सेट आएगा। फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन यू विल बी इक्वल ए, मतलब ए और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो सेट ए ही रहेगा। यहां पर यू आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाएगा फॉर द इंटरसेक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहां पर ये मिसप्रिंट है, इसको मैं ऊपर समझा देता हूं। यहां पर तो जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए ये इसके साथ जाएगा ए यूनियन बी। अब यहां पर इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन आ गया। इसके बाद ये हो जाएगा ए यूनियन सी। दूसरी तरह से भी ये होता है कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो देखिए ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसके साथ आएगा, फिर यहां पर यूनियन है तो यहां पर हम यूनियन ले लेंगे, एंड फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो सकता है। जैसे ये सेट ए है, सेट बी है, हमें ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर ये 1 है, इसमें भी 1 है, तो यहाँ पर ये 1 आ गया। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर भी है तो 3 आ गया। यहाँ पर 5 है बट यहाँ पर 5 नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। केवल 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें कॉमन है, तो हमने इन 2 एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दिया जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। अगर ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट आते हैं, जैसे यहाँ पर ये 1 एंड 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इसमें है, 3 दोनों में है तो 1 टाइम लेंगे, एंड 4 5 यहां पर 1 2 टाइम था तो हमने 1 टाइम लिया। 3 रिपीट हो रहा था तो यहां पर हमने 3 1 टाइम लिया। जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उनको 1 टाइम लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इजी है। इसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी फाइंड किया है।
हम आपको वर्कशीट नंबर 4 प्रोवाइड करा रहे हैं हर लेक्चर की तरह। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर की वर्कशीट को सोल्व करके बताते हैं, तो इसमें भी हम आपको सोल्व करके बता देते हैं। वैसे तो आपने वर्कशीट नंबर 3 के क्वेश्चंस कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द सेट। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसके हमें सभी प्रॉपर सबसेट बताने हैं। तो देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे कि एक तो 5 हो गया, लेकिन ये 5 किसी का भी प्रॉपर सबसेट कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, तो इसको नहीं लेंगे। तो जैसे यहां पर 2 ये प्रॉपर सबसेट है एंड 3, तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट रहेंगे, राइट। इसके बाद राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट। ये हमारे पास कोई सेट है जिसका एलिमेंट 5 है। बच्चे सोचते हैं कि ये एम्प्टी सेट है, बट ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, इट मीन्स ये सिंगलटन सेट है। तो इसका तो एक एम्प्टी सेट सबसेट हो जाएगा और एक ये खुद हो जाएगा, तो इसके 2 सबसेट होंगे। वैसे भी आपको पता है 2 की पावर n से n की वैल्यू, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1 विल बी 2। तो हमने 2 सबसेट बना दिए हैं। अब इसके हमें पावर सेट लिखने हैं। तो देखिए पावर सेट किस तरह से लिखेंगे। ये सेट A, B है, तो यहां पर पहले तो इसके सभी सबसेट हमें पता होने चाहिए। सेट को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक तो 5 आ गया और एक इसका सबसेट A आएगा और एक इसका सबसेट B आएगा और एक ही खुद सबसेट होगा। जो पावर सेट होता है किसी सेट के सभी सबसेट का एक सेट है, जिसको हम PA से या फिर बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका पावर सेट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में A = 5 है, हमें PA फाइंड करना है। तो जब हम PA फाइंड करेंगे तो इसमें ये खुद आ जाएगा 5। और अगर हम इस पावर सेट का भी पावर सेट पता करें इस तरह से, तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, एक तो 5 आ जाएगा यहां पर, दूसरा ये एलिमेंट खुद आ जाएगा। अगर हम इसका भी पावर सेट पता करें तो अब ये हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो इनसे सबसेट बना के हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 2 सेट हैं एंड C भी है। हमें कोई इस तरह से सेट बताना है कि X B का सबसेट रहे। कोई सेट ऐसा बताना है जो B का सबसेट रहे एंड C का भी सबसेट रहे। मतलब एक ऐसा सेट बनाना है जो B और C का सबसेट रहे।
तो यहां पर देखिए सेट बी में 2 3 4 है एंड सेट सी में 1 3 है। तो जब हम एक्स सेट लेंगे तो वो बी और सी का सबसेट होना चाहिए, बल्कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो यहां पर हम 3 ले लेंगे। तो अब आप देखो एक्स बी का सबसेट है, बल्कि प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसमें 2 और 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके सबसेट में नहीं है। ये सी का भी प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें है, तो एक्स सी का सबसेट हो गया। बट यहाँ पर 1 एलिमेंट ऐसा है जो इसके सबसेट में नहीं है, तो इसका एक सेट इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को आप अपने आप कर सकते हैं इसी तरह से जैसे मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ डेली। तो यहां पर पहले तो एक सेट बनाना होगा। यहां पर आएगा डी ई, कोई भी यहां पर अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस तरह से तो हम बना सकते हैं प्रॉपर सबसेट। 5 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 5 किसी का भी प्रॉपर सबसेट कंसीडर नहीं होता है। तो यहां पर डी को लेकर ई को लेकर बहुत सारे प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हैं। यहां पर देखिए हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, क्योंकि यहां पर 1 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 इट मीन्स 2 सबसेट यहां पर पॉसिबल है। तो हमने वर्कशीट नंबर 3 को भी डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लेक्चर को अच्छे से देखते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हम तक इन्फॉर्म कीजिए। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9568600772 इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके बाय।